हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आ जाइए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो रितेश, हेलो प्रिंसी, हेलो गुलफाम, हेलो सुहानी, अवनी, अमन, हेलो हेलो अंकिता, हेलो अफीफा, हेलो सुनिधि, अदिति, आकांक्षा, रेखा जी, प्रखर, कैसे हो प्रकाश। गुड इवनिंग विशाल, इमरान, चंचल, श्रुति, अंकिता, ऋतिक, अर्जुन, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सब? सब एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो वेदिका जी, हेलो लक्ष्मी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो जोश बटलर, हेलो आकाश, हेलो जी, हेलो रितेश, अलीना जी, हेलो धर्मेंद्र, हेलो प्रीति, शिवम, अंकित, सूरज, दीक्षु, विकास जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो मुस्कान, हेलो ललित, हेलो हेलो साधना जी, हेलो बुशरा जी, हेलो अंकित, कैसे हो, कैसे हैं आप सभी। जय बेटा, मैं पढ़ा हुआ हूं वहां पर। हेलो हेलो अमन, हेलो रितेश, रोहिताश, आभा, विशाल, आयुष, प्रिया, षष्ठी, हेलो विशाल, ए सागर, हेलो दीप्ति जी, अमृता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आ जाइए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सब एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। तो यहां पर आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, लगभग 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ टाइम अपन आपके डाउट डिस्कशन लेंगे। ठीक है, 1 घंटे 1.5 सवा घंटे पढ़ाई करेंगे, मतलब 1 घंटे 10 मिनट के लगभग अपन पढ़ाई करेंगे, फिर लास्ट टाइम पर अपन आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट टाइम पर अपने आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, इनऑर्गेनिक का चैप्टर। हाँ, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर को अगर मैं रखूं तो कहां रखूं। ठीक है, ये है आपके पास L1, जिसमें तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर का अपन पहला लेक्चर देख रहे हैं। ये है आपके पास यहां पर इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। ये है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ओके, और जरा देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप चाहो तो तीनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, कि मैं फिजिकल इस बुक में करूंगा, फिर इनऑर्गेनिक इस बुक में करूंगा, ऑर्गेनिक इस बुक में करूंगा, अलग अलग कॉपी बनाऊं क्या, या फिर मैं 11th के रजिस्टर अलग करूं, 12th के रजिस्टर अलग करूं, या अब जो बच्चे ड्रॉपर है, क्योंकि पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं तीनों टॉपिक्स, तो आप सीक्वेंस में भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक ही रजिस्टर में आप अलग अलग चीजें लिख सकते हो, बस आप ध्यान रखें कि यार ये चैप्टर है, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, या तीनों को सेपरेट रख सकते हो कि भैया फिजिकल की बुक अलग, इनऑर्गेनिक की अलग, ऑर्गेनिक की अलग, ताकि सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। 38 PYQ में से 28 सही हुए, वेरी गुड बेटा विवेक कुमार। ठीक है, जो बाकी थे उनके सोल्यूशन देखना, उनको भी करेक्ट करना, क्या क्या उनमें चीजें हो रही थी। हाँ, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपके जो भी डाउट्स बनते हैं उन डाउट्स को सोल्व करेंगे। हाँ सर, कौन सी कॉपी में नोट्स बनाए। विनीत बेटा, आप तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो, या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल की अलग अलग भी बना सकते हो। अलग अलग बनाया हो, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग बनाई है तो उनको क्या होगा, लास्ट तक दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिजिकल वाले ये चैप्टर है, इनऑर्गेनिक वाले ये चैप्टर है, ऑर्गेनिक वाले ये चैप्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएगा। और अगर किसी ने एक ही बनाई है तो फिर थोड़ी बीच में दिक्कतें आएगी, क्योंकि बीच में इनऑर्गेनिक का फिर कब ऑर्गेनिक का आ जाएगा, थोड़ा वो दिक्कत है। ठीक है, तो इन दिक्कतों से बचने के लिए आप या तो तीनों के अलग अलग रजिस्टर बना लें, या आप चाहते हो कि सर मैं तो एक में समझ जाऊंगा, तो फिर वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आगे। अरे क्षत्रिय ठाकुर बेटा, मैंने समझ लिया, तेरा सुन लिया, कमेंट देख लिया। ठीक है, ओके, आएंगे उस पर भी आएंगे। हाँ जी, अब आगे गणेश चौहान बेटा, बुला लेंगे, पढ़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से आपको करना है।
साथ के साथ बनाते जाना। बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, अच्छे से क्लियर होगा, बस आपको उसको फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, ये चैप्टर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चैप्टर तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर कक्षा 11वीं का है। ये चैप्टर कक्षा 11वीं का है। जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूं, वैसे सबको पता होगा, इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो यहां पर हमें देखनी है। अब बात आती है इस चैप्टर में सर क्या क्या चीजें हैं जो आप हमको पढ़ाने वाले हो। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो आप हमको पढ़ाने वाले हो। सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, मुश्किल से 5 मिनट। ठीक है, फिर आवर्त सारणी का निर्माण, ये कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर वर्ग, आवर्त, ब्लॉक कैसे पहचानते, आपको बोल दिया जाए कि भैया ये तत्व कहां पे उपस्थित है, बताओ इसकी वर्ग संख्या क्या है, इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका आवर्त क्या है, इसके अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब बताऊंगा। आवर्तिता क्या होता है, फिर प्रभाव, फिर आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से स्टार्ट होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, और फिर अभ्यास प्रश्न क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, और एक टॉपिक में और ऐड कर देता हूं इसमें, ऑक्साइड, ऑक्साइड्स क्या है। ये 11 टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और एक बीच में बहुत सारी छोटे छोटे टॉपिक, जैसे विकर्ण संबंध बीच में आ जाएगा तुम्हारे, तो ये सारी चीजें अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो बेटा ये एक बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। तो आप ढंग से पढ़ेंगे, आई होप आप सारी चीजें ढंग से कवर करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसमें फटाफट सारी चीजें आपके दिमाग में आने लग जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा, इतना बोरिंग भी नहीं है और कॉन्सेप्चुअल है, आराम से कर लोगे। और आपने 10th में ही पढ़ा है तो इतनी ज्यादा लोड नहीं आएगा। और 11th 12th में जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बढ़िया बात है, क्योंकि ड्रॉपर भी बच्चे इसमें हैं। हाँ, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर आवर्त सारणी का निर्माण देखेंगे, और इसको अपन चलाएंगे लगभग 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट तक। फिर बाद का टाइम आपके लिए डाउट्स का सोल्विंग का। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इस चैप्टर की हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय के बारे में। तो परिचय में सबसे पहले तो आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे, फिर आई की बातों को अपन देखेंगे, कहां से क्वेश्चन बनेंगे, उन चीजों को आपको ध्यान से समझना है, क्लियर करना है। सबसे पहली बात परिचय में, परिचय के अंदर देखो ध्यान से, सभी ज्ञात तत्व। अब तत्व क्या होता है आप सब भली भांति जानते हो कि यार तत्व वे पदार्थ जिनको और सरलतम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, न किसी भौतिक विधि से न किसी रासायनिक विधि से, तत्व कहलाता है, पता है ना। ठीक है, सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार से सारणीबद्ध करना कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, आवर्त सारणी कहलाती है। पहली बात तो आवर्त सारणी क्या है ये हमने जान लिया। अब आगे की बात, यार प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए जो तत्व है, या मैं बोलूं एलिमेंट्स है, टोटल लगभग 118 है। कुछ बुक्स में तो 120 भी दिए हुए हैं। ठीक है, फॉरेनर राइटर्स की कुछ बुक्स है उसमें 120 भी दे रखे हैं, अपने एनसीईआरटी में दे रखा है 118, तो अपन उस पर लेके खेलते हैं। लगभग हमारे पास 118 तत्व ज्ञात है। मतलब एक स्कूल है जिसमें 118 बच्चे पढ़ते हैं। अब पता नहीं कौन सी क्लास के हो। तो अगर मैं सभी बच्चों को एक प्रार्थना सभा में जाके खड़ा कर दूं कि सब खड़े जाओ, इधर उधर आपस में बातें कर रहे हैं, अभी प्रार्थना होनी, उससे पहले सारे बच्चे बातें कर रहे हैं। अब जैसे प्रिंसिपल सर आए, सारे बच्चे अपनी अपनी लाइन में खड़े हो गए, उनके क्लास टीचर ने उनकी एक लाइन बनवा दी। तो यार यहाँ पे हो रही है प्रार्थना, और ना यहाँ पे कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं का दूसरा बैच, ऐसे कुछ अलग अलग 8th 9th 10th 6th 7th फर्स्ट, सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए, कतार में खड़े हो गए। तो सामने वाले को भी लग रहा है कितना बढ़िया माहौल, एकदम सिस्टमेटिक है हमारे बच्चे, एकदम अनुशासन।
छठी क्लास के बच्चे, 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, 13वीं के, जो भी क्लास होती होगी उस क्लास के बच्चे हैं। ओके, तो यार इनको इस तरीके से व्यवस्थित क्यों किया? ताकि पता लगाना आसान हो जाए कि यार ये छठी का है, ये 7वीं का है, ये 8वीं का है, हाँ या ना? ओके, तो उनको क्लासिफाई करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम चीजों को सही तरीके से समझ पाए, उनको अच्छे से स्टडी कर पाए। तो वही यहां पर तत्वों के लिए किया गया कि यार इन 118 तत्वों को अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना? जैसे कि देखो ध्यान से, आपके स्कूल के टीचर सब बच्चों के नाम नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर उनको आपके क्लासेस में बिठा दोगे तो बोल देंगे ना, हाँ ये कक्षा 11वीं का बच्चा है, 11वीं के बैच में पढ़ रहा है, तो 11वीं का हो गया, हाँ या ना? बस इतना सा। तो तत्व टोटल लगभग 118 है। इन तत्वों को वर्गीकृत करने का जो अलग अलग प्रयास था उसको हमें देखना है। वर्गीकरण, अब हमें क्या करना पड़ा? इनका वर्गीकरण करना पड़ा। इनके वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ा। तो बेटा जी क्लासिफिकेशन की सबसे पहले शुरुआत करी और आपको अच्छे समझना है, सारी चीजें क्लियर करनी, बिल्कुल बेसिक चलेगा। वर्गीकरण, सबसे पहले इनके लिए वर्गीकरण किया बेटा किसने? लेवोजियर ने। लेवोजियर का वर्गीकरण हम ये पढ़ेंगे, लेकिन यहां से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? हमें जानना है, बस जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि यहां से इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ओके, दूसरा, और इसमें कुछ क्वेश्चन बनाने लायक टॉपिक ही नहीं है। दूसरा, डोबरीनर का त्रिक नियम। डोबरीनर का त्रिक नियम, यहां से थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, डोबरीनर का त्रिक नियम। तीसरा है बेटा प्राउस्ट की संकल्पना। सब आप जानते हैं प्राउस्ट की संकल्पना, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर आपको। फिर अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। हाँ जी, विकास किस तरीके से हुआ आधुनिक आवर्त सारणी का, तो वो हम देख रहे हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद अगला है बेटा आपके पास लोथर मेयर का वक्र नियम। वक्र नियम। और ये चैप्टर आज मैंने डाउटनट जेई वाले चैनल पे भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पर। ठीक है, लोथर मेयर का वक्र नियम ये हो गया। अगला आता है बेटा इसमें मेंडलीफ का वर्गीकरण। ये ठीक है। और एक लास्ट जहां तक हमें जाना है, फिर उसके बाद हमारी आवर्त सारणी तैयार हो जाएगी, मोजले का वर्गीकरण। तो यार ये कुछ वर्गीकरण है जो हमें यहां पर इसमें स्टडी करने। 1 बाय 1 हम हर एक को देखेंगे, हर एक को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो तत्व लगभग 118 है। उन तत्वों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब कोई ये न पूछे तत्व क्या होता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, और मैंने बता भी दिया है। तो रसगुल्लो, आवर्त सारणी क्या होती है भैया? समान गुणों को एक ही वर्ग में रखना, जो सारणीबद्ध तरीका है वही आवर्त सारणी है। और फिर ये बाकी चीजें यहां पर हमने डिस्कस करी। 1 बाय 1 एक पर हम खेलें। अब आओ स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हाँ जी, सबसे पहले हेडिंग डाल लो भैया, लेवोजियर भैया का वर्गीकरण। सबसे पहले आ जाएगा यहां पर लेवोजियर का वर्गीकरण। ज्यादा कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे इसमें, लेवोजियर का वर्गीकरण। हाँ जी, तो एंटनी लेवोजियर ने सबसे पहले प्रयास किया, तत्वों को थोड़ा सही तरीके से रिसर्च किया, उनको सही दिशा में उनके ऊपर अप्रोच किया। पहले भी किया होगा किसी ने, लेकिन सही तरीके से उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी इनको मिली। इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान की बात, पहली बात तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। बोल देना हम तोरे बाप है,
हम तोरा जीजा हैं। बोलते कि नहीं बोलते बेटा? हम तोरे बाप हैं, हम तोरे जीजा हैं। ये बोलते हैं भैया हम केमिस्ट्री के बाप हैं। जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले इन्होंने चीजों को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया जो पब्लिक के ज्यादा संपर्क में आए फिर ये। हाँ, अब इन्होंने तत्वों को क्या कहा कि भैया तत्व हमारे अनुसार, तत्व मतलब एलिमेंट्स, हमारे अनुसार जो तत्व होते हैं भाई साहब वो दो कैटेगरी के होते हैं। इन्होंने दो कैटेगरी दी उनकी। कौन कौन सी कैटेगरी? एक और दो। कौन कौन सी कैटेगरी? तत्वों को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक धातु, धातु बोले तो मेटल। दूसरी होती है अधातु, अधातु, इनको कहा नॉन मेटल। तो ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन। अब धातुओं के बारे में क्या बोला इन्होंने? धातुओं के बारे में क्या बोला इन्होंने? आइए चलिए उस पर बात करें। धातुओं के बारे में क्या बोला इन्होंने? अरे यार ठीक है ना। धातुओं के बारे में क्या बोला इन्होंने? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हो वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो वो धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो अधातु। समझ में आया? जैसे कि उदाहरण, धातुएं आप सब जानते हो। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, के मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारी यार। ईटीसी, ईटीसी का मतलब एटसेट्रा, इत्यादि। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ग्रहण करके ऋणायन बनाना आता है हमें। ठीक है, जैसे कि यहां पर उदाहरण के लिए क्लोरीन ले लो, क्लोरीन, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो। इनमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। आयोडीन हो गया, फिर इधर से कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ईटीसी इत्यादि। ये तो इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा कि भैया इन्होंने बोला इधर आओ, हमने देख जादू कराया। जादू एक तरफ रखी धातु, एक तरफ अधातु। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो धातु, जो न त्यागे वो धातु। ठीक, जो त्यागे वो धातु, जो ग्रहण करे वो अधातु। अब इतना ये बता पाया, इससे ज्यादा नहीं बता पाया। अब ये नियम फेल क्यों हो गया? क्यों अगले साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ना पड़ा? क्योंकि समय के साथ ये अपर्याप्त हो गया। मार्केट में उपधातुएं नाम की चीज आ गई। उपधातुओं के बारे में इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, इसमें तत्व कम, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे, उस टाइम पर ज्ञात तत्व कम थे, तो फिर आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो ये लेवोजियर का वर्गीकरण समझ में आ गया बेटा। आगे देखो, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। अगला दूसरा, डोबरीनर का त्रिक नियम। डोबरीनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम। डोबरीनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर्स, डोबे राइनर ट्राइड, TRAD लो। डोबे राइनर्स ट्राइड लो, डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, डोबे राइनर का त्रिक नियम। अब डोबरीनर ने क्या किया? इधर आओ। डोबरीनर ने कुछ अपने तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करी। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इतना देखो ध्यान से, यहां पे इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसने तीन तत्व A, B, C, उन तीन तत्वों का एक समूह बनाया। अब समूह भी किन तत्वों का, उसमें भी इसने ये चीज कुछ कंडीशन रखी कि देख मैं जिन तीन तत्वों का समूह बनाऊंगा, पहले तो उनके रासायनिक गुण समान रहेंगे, समान गुणों वाले तीन तत्व लिए, और उनके बारे में क्या बोला वो भी हम समझेंगे। तो त्रिक का मतलब होता है तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों का समूह त्रिक कहलाता है, वो इन्होंने बोला। और उसकी खासियत ये बताई कि यार आने वाला जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु भार पहले और अंतिम के परमाणु भार का औसत होएगा। पहले तत्व का परमाणु भार
प्लस अंतिम तत्व का परमाणु भार बटे 2 बीच वाले का परमाणु भार। औसत ऐसे याद करते हैं। ओके, फिर इसके बारे में इसने कौन कौन से दिए यहां क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ओके, करें आगे बढ़े। जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी, पहले सबसे पहले तो यहां पे बात कर लेते त्रिक क्या है। ये त्रिक क्या है? 3 तत्वों का समूह, 3 तत्वों का समूह, 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? त्रिक कहलाता है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार जो 3 तत्वों का समूह होगा, इनके अनुसार त्रिक में आने वाले मध्य तत्व, मतलब बीच वाले तत्व, मध्य तत्व का परमाणु भार, मध्य तत्व का परमाणु भार फर्स्ट एवं लास्ट तत्व के एटॉमिक वेट का औसत या माध्य होता है, माध्य होता है। अभी देखेंगे भी सही। उदाहरण देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार होता है बेटे 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। सही बोल रहा हूं मैं? 39। अब भैया जी इन्होंने क्या बोला? पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन दे रही है या ले रही है? बेटा धातु तो देती ही देती है ना, पढ़ेंगे भी यहाँ पे पता चलेगा तेरे को कैसे वो धातु है, कौन सी धातु है। पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन दे रही है या ले रही है? इतनी बेसिक चीजें नहीं आनी है, ठीक है। तभी पता लगेगा। तू हर एक लेक्चर ढंग से देख, तेरे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब मत पूछना कोई भी डाउट, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैं यहां पर सोडियम का परमाणु भार ज्ञात करूं इसके अनुसार, तो भी 23 ही आना चाहिए। लो जी लो, सोडियम का एटॉमिक वेट हमने निकाला इसके अनुसार, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? माध्य होता है। माध्य बोले तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसका परमाणु भार प्लस इसका परमाणु भार बटे 2। तो यहां पर लिथियम का एटॉमिक वेट प्लस पोटेशियम का एटॉमिक वेट बटे 2 कर दो। तो लिथियम का एटॉमिक वेट भैया जी 7, पोटेशियम का 39 बटे 2 आ गया 46 बटे 2 बरोबर, ये आ गया 23। क्या वास्तव में 23 है? हाँ है यार, मैच कर गई भैया, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यार ये रूल तो फॉलो होता है। ऐसा ये रूल और कहां कहां लगता है? आओ साथ में मिलकर देखते हैं, ठीक है। आओ साथ में मिलकर देखते हैं। अनुराग वर्मन पागल हो गया, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे कि और कहां कहां लगता है, देखो ध्यान से, देख लो कैसे क्लियर करो, पढ़ ले बेटे पढ़ ले। हाँ जी, अगला जैसे कि कहां कहां लगता है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, 3 तत्वों का ये एक त्रिक बन गया। दूसरी बात, इसके अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। ओके, फिर कल शांति से टी पो आती ना ट्रिक, फिर यहां पर कल बाहर आई, जिसको नहीं आती आगे पढ़ेंगे ट्रिक। ये कुछ इसके ट्रिक बनाए, ओके। हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। CNO में इसका 12, इसका 18, इसका आता है 14, सॉरी इसका आता है 16। वेरी गुड, यहां पे त्रिक लागू हो जाएगा, यहां पर त्रिक लागू हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन उनके गुण ना अलग अलग आते हैं,
बात ये उनके गुण अलग अलग आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, वहां त्रिक नियम लागू हो जाता है। अब जरा देखो, ये तो देखे, ये तो देखे ही देखे, अब इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, ई फेरूअस, नहीं, फेकोनी, फेकोनी इन पर लगता है, ध्यान रखना। एफ रुथेनियम, रेनियम और पैलेडियम इन तीनों पे लगता है। अगला यहां पर ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम इन तीनों पे भी लगता है। इन तीनों का परमाणु भार लगभग समान ही आता है, ठीक है, इनका भी लगभग सेम ही रहता है, लगभग सेम ही रहता है। हाँ, ऐसा सब एलिमेंट में होता है? नहीं होता जतिन बाबू, नहीं होता, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई, ऐसा सब में होता है? नहीं होता बेटा। देख, या इसने कुछ ट्रिक बताए, उन्हीं पे ये नियम लागू होता है। मेरी मर्जी से मैंने 3 तत्व ले लिए समान गुणों वाले, देख, हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया। आज हम जानते ना एक ही वर्ग में आते हैं ये हलीना, इसका 1, इसका 7, इसका 23 होता है, तो 1 और 23 जोड़ 24, 24/2 कितना होता है? 12। इसके हिसाब से तो लिथियम का परमाणु भार 12 आना चाहिए, लेकिन होता है 7, तो यही बात, इसलिए हम इसको करार नहीं बोलेंगे, ये अवैध है, ठीक है। तो इसके कुछ दिए गए पर ही ये लागू होता है, ठीक है, हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। इसके कुछ ट्रिक है जो ये ध्यान रखने हैं। अब यहां पर इसके कुछ लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं बोल दो, कमियां बोल दो। यह नियम देखो, इसकी लिमिटेशन, पहली बात तो हर प्रत्येक 3 तत्वों पर यह लागू नहीं होता। प्रत्येक 3 तत्वों पर यह लागू, यह प्रत्येक 3 तत्वों पर यह लागू नहीं होता, लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, इतने सारे ट्रिक बना दिए कि उसको याद करना ही मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात, वैसे छोड़ो यार, ये तो तुम्हारे पेपर में आएगा भी नहीं, क्या मतलब है, ये तो 11th क्लास में लिखाते हैं। हाँ जी, प्रत्येक 3 तत्व पर आप उठा करके इसको नहीं लगा सकते हो, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि त्रिक नियम की पालना कौन करेगा, कौन पालना नहीं करेगा, कैसे होगी, ये सारी चीजें हैं। ये मेंडलीफ ने दिए थे, सॉरी किसने दिए थे? डोब्रिनर ने दिए थे, जो हमारे आपके सामने हैं। ओके, क्लियर। अब जैसे कि मान लो पेपर में क्वेश्चन उठ करके आए, क्या देखो उदाहरण, उदाहरण क्या, क्वेश्चन माना 3 तत्व ए, बी एवं सी है। कोई भी 3 तत्व उठा के दे देगा वो आपको, है ना, है, जिनके परमाणु भार क्रमशः 40, 50 एवं 60 हैं। तो बताएं कि यह तत्व डोब्रिनर त्रिक की पालना करते हैं। क्या ये तत्व त्रिक नियम की पालना करते हैं? त्रिक नियम की पालना करते हैं, देखते हैं। ओके, तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है भैया, यस आंसर आएगा, यस। पहले और अंतिम का एवरेज निकाल लो। बी का एटॉमिक वेट बराबर ए का एटॉमिक वेट प्लस सी का एटॉमिक वेट बटे 2। तो 40 प्लस 60 बटे 2, 100 बटे 2 50, बी का 50 दे रखा है।
तो करेगा भैया पालन, करेगा भैया पालन, करेगा ना, सिंपल सा है, करेगा। ओके, अब जैसे कि मान लो तुम्हें दूसरी तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, ये तो सिंपल सा था। ओके, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि त्रिक नियम पर बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो वास्तव में आपको परमाणु दे देगा जो वास्तव में होते हैं, या ऐसे घुमा के दे देगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, हाँ जी। ओके, यह तीनों त्रिक, यह समूह त्रिक नियम की पालना करता हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तीन तत्व, अब आपको ही समझना है क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कुल मिला के बात ये, शब्दों को पकड़ना सीखो। यह समूह त्रिक नियम की पालना कर रहा है, अच्छा, मतलब ये तीन तत्व एक सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं करना। त्रिक नियम क्या कहता है कि मध्य तत्व का परमाणु भार पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत होगा, यही कहता है। तो सोल्व करो और आंसर अपने आप चमकेगा। करो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, बस उससे हिलो मत, वही काम लाएगा तुम्हारे। यार बी का परमाणु भार, बी का एटॉमिक वेट बराबर ए का एटॉमिक वेट प्लस सी का एटॉमिक वेट बाई 2। ये ऊपर परमाणु भार लिखे हुए, कोई आवेश नहीं लिखे हुए इन पर, ठीक है। बी का कितना दे रखा है 80, कैसे, त्रिक नियम से। त्रिक नियम से हम जानते हैं, त्रिक नियम से ये होता है कि नहीं होता है। बीच वाले का 80 दे रखा है, पहले वाले का x दे रखा है, अगले वाले का 127 दे रखा है, बटे में 2 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 160 हो गया, 160। बोलो बोलो, तो x बराबर x प्लस 127, तो x बराबर कितना आ गया, 160 माइनस 127, कितना आएगा ये, ठीक है। तैतीस, x का मान आ गया 33। बोलो, कूल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x का मान आ गया 33। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको सोल्व करना आना चाहिए। बस आपको ये पता चल गया ना, अरे ऐसे करना था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। ये थोड़ा अलग से दिखने वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, बाकी सब नॉर्मल होता है इसमें क्वेश्चन। ये हो गया। या फिर आपको बोल देगा ये तीन तत्व दे रखे हैं, बताओ ये त्रिक नियम की पालना करते हैं क्या, या तीन तत्व ये त्रिक नियम की पालना करते तो बताओ किसका परमाणु भार क्या है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिक नियम की बात कर ली बेटा हमने। अब इसके बाद अगला आता है भैया प्राउस्ट। पता नहीं प्राउस्ट क्यों पढ़ाते हैं, इसको तो कुछ काम ही नहीं है। प्राउस्ट की संकल्पना, प्राउस्ट की संकल्पना, प्राउस्ट की संकल्पना। प्राउस्ट ने क्या बातें बोली वो देख लो। प्राउस्ट PROUST, प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट की संकल्पना, भैया प्राउस्ट ने बोला कि देखो इधर आओ, मैं भी वैज्ञानिक हूं, मैंने ये पता लगाया है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, कैसे, कि देख सब तत्वों का परमाणु भार ना एक पूर्ण संख्या होता है। अच्छा, उनको 1 से गुणा कर लिया तो वही प्राप्त होएगा। हाँ, तो देख मैं बताता हूं। इसने क्या बोला कि यार सभी तत्व स्टार्टिंग का, देखो स्टार्टिंग का ये थोड़ा सा पार्ट ना बोरिंग सा लगेगा क्योंकि इसमें है ही थ्योरी, क्या करूं मैं, ओके। लेकिन इसके बाद का परमाणु त्रिज्या,
आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सिर खुजाने वाला पार्ट रहेगा कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसको ढंग से पढ़ लेना, भले इसमें मक्कारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। सभी तत्व हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, ये इन्होंने बोला। अतः इनके अनुसार कोई भी वैज्ञानिक थोड़ा फेमस क्या हो या कुछ ही बातें बोल देता है, पब्लिक में चर्चा आ जाती है वो। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, आज शाहरुख खान ने कुछ बात बोल दी, तुरंत धर सारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब दिखा देंगे। ठीक है, सलमान खान ने गाड़ी लेके क्या निकल जाए, सलमान खान आज गाड़ी लेके निकला, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इनके अनुसार क्या, तत्व का, किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होता है, n गुना होता है हाइड्रोजन के परमाणु भार से, n गुना, मतलब इसका गुना जो होगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, जानते हो, सब जानते हैं। अच्छा, ये n क्या है सर, मोल नहीं, n एक संख्या है, जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 ... एक पूरी संख्या। अब ये बोल के फंस गया है। ठीक है, इसके दोष देखो, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते, सबको पता है यार। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन तत्व में ऑक्सीजन के परमाणु रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग है। ठीक, ओके। पहला, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते। अगर लिखना हो तो लिखना बेटा इसको, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते। ठीक है, ओके। ये बोलता है कि सभी के, ये वाली लाइन लिख लेना, सभी के परमाणु भार एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 25 26 39 40 41 42, कोई एक पूरी संख्या। लेकिन अच्छा, पूरी संख्या कैसे, ये एक पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या को 1 से गुणा करोगे एक पूरी संख्या आएगी ना, पॉइंटों में तो मान नहीं आएगा, लेकिन होता है दशमलव में भी। ठीक है, इसके अनुसार एटॉमिक वेट एक पूर्णांक संख्या पर इसके अनुसार एटॉमिक वेट एक पूर्णांक संख्या होती है, परंतु ये हमेशा सत्य नहीं। हर बार ये चले ऐसी जरूरत नहीं। देखो, लिखते हैं इसको भी, परंतु ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि उदाहरण, क्लोरीन कितना होवत, 35.5 होवत, आगे भिन्नात्मक। कॉपर कितना है, 63.5, एक्चुअल एग्जैक्ट ही होता है, हो गया भिन्नात्मक। बहुत सारे आ गए, टेल्यूरियम आ गया, Te, ये कितना होता है, 127.5 होता है भिन्नात्मक। कर लो, लगा लो अपना नियम, नहीं लग सकता आपका नियम, फिर ये चुपचाप बैठ गया। ठीक है, बस बैठ जा चुपचाप। अब अगले वैज्ञानिक आए, न्यूलैंड्स, चौथे वैज्ञानिक, फोर्थ वैज्ञानिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये क्या बोलते हैं भैया, आओ हम आपको संगीत सुनाते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लिखते रहना बेटा साथ के साथ।
न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब ये क्या बोलते हैं, देखो इनकी पहली मैं पृष्ठभूमि बता देता हूं। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था। परमाणु भार, परमाणु का भार जो बहुत पहले ज्ञात किया जा चुका था, ठीक है। परमाणु भार पहले, परमाणु भार भाई परमाणु का भार वो तो मेजरमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो परमाणु भार उस समय पर एक ज्ञात भौतिक राशि थी, उसी के दम पे सब खेलते। ये हल्का वाला पहले, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी। जब अपन प्रार्थना में लगते तो क्या होता है, छोटा बच्चा आगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वैसे ही हल्का भारी 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 वैसे ही जमाते हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, जब ज्ञात परमाणुओं को परमाणु भार के बढ़ते नियम में जमाया गया, तो ये बोलते हैं कि आने वाला हर 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता दर्शाएगा, जैसा कि संगीत के 7 सुरों में होता है, ठीक है वैसा। ओके, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, थोड़ा लिख लो, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों को जब परमाणु भार, अच्छा परमाणु भार बोलो या परमाणु द्रव्यमान बोलो, एक ही बात होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होता है, ठीक है। जब परमाणु भार, और वो भी लगभग सेम ही होता है, जैसे क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 35, लेकिन परमाणु भार 35.5, ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो आने वाला प्रत्येक 8th एलिमेंट, 8वां तत्व, आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व उससे पहला नंबर, ठीक है, फर्स्ट वाले तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाता है, गुणों में समानता दर्शाता है। जैसा कि संगीत के सुरों में होता है, लिख लेना बेटा ये, जैसा कि, पर लिख देता हूं मैं, जैसा कि संगीत के सुरों में होता है, के सुरों में होता है, सुरों में होता है। अब थोड़ी मैं चाहता हूं थ्योरी कम करवाऊं इस चैप्टर में, क्योंकि सब आसान चीजें। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आगे, अच्छा, उस जमाने में ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्व, अच्छा कितने तत्व ज्ञात थे सर? 56। उस टाइम पर 56 तत्व ज्ञात थे, लेकिन इसका नियम 20 से आगे बढ़ ही नहीं पाया, हकीकत ये। अब आगे, ओके, जैसे कि हम जानते हैं पहला अक्षर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। हाँ जी, पहला अक्षर सा, तो 8वां अक्षर वापस सा। बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां अगर सा है तो पहला भी सा है, मतलब समानता है। ऐसे ही उस टाइम पर कौन कौन तत्व याद थे, जैसे कि लिथियम, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फिर उस टाइम पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। आर्गन उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा पहला तत्व है, तो इससे 8वें नंबर का ये बनेगा,
भैया इन दोनों के गुण समान होंगे। हम जानते हैं आज सोडियम और लिथियम एक ही आवर्त सारणी में आते हैं, एक ही वर्ग में आते हैं। अगर मैं इसको पहला मान लूं तो 8वें नंबर पे ये आएगा, अगर मैं इसको पहला मान लूं तो 8वें नंबर पे ये आएगा, अगर इसको पहला मान लूं तो 8वें नंबर पे ये आएगा, अगर इसको मैं पहला मान लूं तो 8वें नंबर पे ये आएगा, और अगर इसको पहला मान लूं तो 8वें नंबर पे आता है स्कैंडियम। तो फिर हम ये बोलते कि भैया एल्यूमिनियम और स्कैंडियम के भी गुण समान होने चाहिए थे, लेकिन ये आता है 21 नंबर पर, जो चला जाता है डी ब्लॉक में, और ये दोनों है पी ब्लॉक के तत्व। कहां गुणों में समानता है? नहीं है इनमें कोई गुण समान। समझ में आया? इसीलिए ये परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू है। 21 में जैसे जाते हैं डी ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है, तो फिर लफड़ा हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20, पहली लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं बेटा, वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20। परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है भाई साहब। दूसरी बात, हिंदी में लिख लेना, परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है। दूसरी बात, अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात ये नियम स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया। ले अब मैं आऊंगी 8वें नंबर पे, नियोन। हम बैठेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे नियोन, पहले नंबर पे लिथियम। गुण समान नहीं होते हैं, वो गैस है, ये ठोस है। बोलो नहीं होते। फिर पिक्चर खत्म, ठीक है। पिक्चर में हीरो की एंट्री हुई, पिक्चर खत्म। हाँ जी, दूसरा, ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात, अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात यह स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया, स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने इसमें लिख लिए। पहला ध्यान रखना, बाकी दूसरे का तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना, काम हो जाएगा, ठीक। ओके, आगे चलो। ये न्यूलैंड वाले भैया भी गए। अब आते हैं कि यार इसने ऐसे करा, मैं कुछ अलग करता हूं। लोथरमेयर साहब आए। हाँ, एक आता है टेल्यूरिक हेलिक्स, एक आता है टेल्यूरिक हेलिक्स। टेल्यूरिक हेलिक्स वो अपने इतना काम का नहीं है, ठीक है। वर्गाकार वगैरह पता नहीं, वृत्ताकार अलग अलग तरीके से अरेंज करा, वो कहीं पे काम नहीं आता है, ठीक है। उसको नहीं पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे लोथरमेयर वक्र नियम, 5वें नंबर का। लोथरमेयर भैया, लोथरमेयर वक्र नियम। लोथरमेयर कर्व, लोथरमेयर भैया ने क्या बोला? अपन कुछ अलग ट्राई करते हैं, और अलग बातें बहुत कम के समझ में आती है, इसलिए ये फेल हो गए, है ना भाई। ज्यादातर चीजें यार माइंडेड चीजें माइंडेड लोगों को समझ में आएगी ना। अब आप किसी को बोलो चल शतरंज खेलें, सामने वाले को आता ही नहीं है, तो कहां से खेलेगा? अरे ये नहीं आता तो क्रिकेट खिला ले तो, ठीक है। दूसरे गेम खिला ले, वो आ जाएंगे, शतरंज नहीं आएगा। या फिर वो क्यूब मिलाना, रंग मैच करना, वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग का खेल है। अब इसने भैया ने ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया जो दुनिया वालों को समझ में ही नहीं आया, तो इसमें गलतियां कहीं नहीं थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता ज्यादा थी, इसलिए फेल हो गया। अभी तुम में से बहुत सारों को मैं समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वैसा, लेकिन आएगा। हाँ, लोथरमेयर ने क्या किया भैया? तत्वों के परमाणु भार को पकड़ा और उनके भौतिक गुणों को पकड़ा, जैसे कि उनके परमाणुओं का आयतन, परमाणुवीय आयतन। तो इसने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य में ग्राफ बनाए, अलग अलग परमाणुओं को लेकर के। लिथियम को लिया, फिर बेरिलियम को लिया, बोरोन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, ऐसे ऐसे लेते लेते ग्राफ बनाए,
है ना, थोड़ा अलग सा माहौल। तो भैया जी ने ऐसा काम करा, तो इनके लिए यहां पर इन्होंने परमाणु भार एवं परमाणवीय आयतन के मध्य आरेख बनाए। आरेख मतलब ग्राफ ही होता है, आरेख बनाए और उससे कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। बस वही निष्कर्ष याद रखने, वही इसकी थ्योरी है, ठीक है। और बनाए और कुछ निष्कर्ष दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले या तो मैं निष्कर्ष लिखवा देता हूं फिर ग्राफ बताऊं, या पहले ग्राफ बताऊं फिर निष्कर्ष बताऊं। पहले मैं ग्राफ बताता हूं फिर निष्कर्ष बताता हूं, ठीक है। ओके, देखो रसगुल्लो, ग्राफ बना लेते हैं। इधर तो लेंगे हम परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ऊपर लेंगे हम परमाणुवीय आयतन, परमाणुवीय आयतन या परमाणु आयतन। ओके, तो भाई साहब ग्राफ कैसा मिलता है, आइए उस पर बात करें। ग्राफ मिलता है जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा तो आयतन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। कंपैरेटिवली दोनों राशियां बढ़ती जाती है। तो देखो ध्यान से, ऐसा ग्राफ इसका प्राप्त होता है एंड सो इस तरीके से। आप ऊपर भी उठाते जाएं, आगे भी बढ़ाते जाएं, ऊपर भी उठाते जाएं, आगे भी बढ़ाते जाएं, ऊपर भी उठाते जाएं, आगे भी बढ़ाते जाएं, ताकि परमाणु भार बढ़ने पर, जैसे कि अगर मैं यहां चलूं, थोड़ा आयतन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे चल रहा है ग्राफ। तो अब इस ग्राफ के कुछ पॉइंट देखो, एक शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ओके, ये ढलान, ये चढ़ाई। ढलान घटता क्रम, इसलिए इसको बोलेंगे अवरोही बिंदु। ये बढ़ता क्रम, ये हो जाएगा आरोही बिंदु। और ये तल, ये तल इसका पेंदा तल, ठीक है, बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। तो यहां पर इसको कुछ सिमिलरिटी देखने को मिली। क्या थी वो सिमिलरिटी बच्चों, आइए मैं बात करूं आपसे वन बाय वन। सबसे पहली, जो ग्राफ का शीर्षतम बिंदु है, ये वाले, ये वाले, ये वाले और इस तरीके से आगे वाले, तो इन पर कौन सी धातु, इन पर कौन से तत्व आए, इस पर इसने ग्राफ बनाया अलग अलग तत्वों को लेकर के, तो फिर ऐसी उसकी शेप बन गई। तो यार उसने देखा कि यार ज्यादातर तत्व है ना जो शीर्ष पर आ रहे हैं वो क्षार धातु हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर आगे सीजियम, इस तरीके से। और फिर अवरोही स्थान मतलब ढलान, यहां का मत इनके मिड पॉइंट पर सारी मृदा धातुएं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन इस तरीके से ये आगे। और हाँ जी, जो हेलोजन है, फिर कल बाहर आई अंटी, वो आरोही स्थान मतलब चढ़ाई के मध्य बिंदु पर आए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसा उन्होंने स्थान पोजीशन अटेन किया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और हमारे उपधातुएं या हमारे डी ब्लॉक के तल इस तल वाले एरिया में आए, इस कर्व वाले एरिया में आए। तो चार बातें हमने यहां पे सीखी। क्या बातें सीखी भाई साहब? पहली बात निष्कर्ष। पहला, शार्द शीर्ष पर आती है क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, ठीक है बेटा। डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें। क्षार धातुएं कौन कौन? लिथियम, सोडियम, जितनी भी धातुएं, अपन ने सोडियम से स्टार्ट करा है, ऐसा नहीं कि लिथियम नहीं मिलता है।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये धातु है, ये शीट्स पर आती है। फिर 2 नंबर पर अपन क्या ले लेते हैं, ये पिंक कलर ले लेते हैं। अवरोही स्थान पर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना, ढलान पर, अवरोही पर, अवरोही स्थान पर क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, कलर दिख रहा है बेटा आपको, ये धातुएं मैं बोल रहा हूं ना, वो लिखना है आपको। क्षारीय मृदा धातुएं क्या क्या, जैसे कि बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, इस तरीके से। ये 3rd नंबर पर आती है। थर्ड क्या, ऊपर वाला चढ़ाई वाला, अवरोही की जगह आ जाएगा आरोही। हाँ जी, 3rd नंबर पर। मैं तो अलग अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर दिखाई दे। आप एक ही पेन से लिखना, ऐसा मत करना कि सर हम भी आपके जैसे अलग अलग रंग बिरंगे लिखेंगे, तो पढ़ने में फिर दिक्कत आती है बाद में। ठीक है, ओके। आरोही स्थान पर, आरोही स्थान पर क्या, हेलोजन, अक्रिय हेलोजन। कौन कौन हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व की बात करें तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी, इस तरीके से ये है। और तल बिंदु पर, बॉटम पर, बॉटम पोजीशन, फिर डी, तल पर, इसमें आते हैं बेटा उपधातुएं, उपधातुएं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उपधातुएं। और डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। अब सबको यहां लिखना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व लिख लो। ये लोथरमेयर का वक्र नियम, सिंपल है, सरल है, बना लो आराम से। हाँ जी, ओके ओके। हेलोजन समझ में नहीं आया, अरे हेलोजन इनको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को। देख सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर क्षार धातुएं, ढलान पर क्षारीय मृदा धातुएं, चढ़ाई पर हेलोजन, और तल में डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, क्षार बेटा हाइड्रोजन धातु थोड़ी ना होती है, H क्यों आएगा। दूसरी बात, फ्रांजियम रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो धर्मी तत्व। अपन नॉर्मल तत्वों के बारे में बात करेंगे। सर फ्रांजियम और रेडियो एक्टिव और रेडियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। हम यहां पर जनरली तत्वों की बात कर रहे हैं। बेटा मैंने पिछले 2 दिनों से किसी का भी मैसेज नहीं देखा, क्योंकि 2 दिनों से मैं बहुत ही बिजी था। मानता हूं तुम्हारी मैंने छुट्टी कर दी थी। मैंने सैटरडे को क्लास हुई नहीं थी अपनी, और संडे को भी नहीं थी। इन 2 दिनों में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मेरे टीचर आए थे, उनको वो मैंने समय दिया। इसलिए मैंने 2 दिन किसी के मैं फोन चलाने का टाइम नहीं मिला यार। जब आपके आसपास 8 दोस्त हो, टीचर्स हो, तो कहां आपको टाइम मिलेगा कि अरे मैं फोन निकाल करके ऐसे चैटिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे। तो ये बात हो गई बच्चों। हाँ जी भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर, डन। लोथरमेयर भाई साहब राम राम, इतनी दूर से ही। अब लोथरमेयर ने इतना बता दिया, बस अब ये बातें हर एक के समझ में नहीं आएगी ना यार। ये पता नहीं क्या ग्राफ, ऐसे सीधा हिंदी में बताओ ना, सीधा ये पता नहीं ग्राफ व्राफ बता देते हैं। बट इन्होंने बताया, कोशिश करी, अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को ये ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा तुमने ग्राफ तो बता दिया, इससे मेरे को गुणों के बारे में क्या जानकारी पता चली। अच्छा इनके गुण समान है, इनके गुण समान है। आवर्त सारणी में और भी तो होते हैं, निकोजन, हेलोजन, उनके बारे में कौन बताएगा। बोरोन परिवार, उनके बारे में कौन बताएगा। सबके बारे में नहीं पढ़ रही ना जानकारी, इसलिए। अब इसके बाद आते हैं भैया अपने मेंडलीफ भैया, मेंडलीफ का वर्गीकरण, अगला वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल ले बेटा, 5वां ये या छठा है, लेवोजियर, फिर डोब्रिनर, फिर न्यूलैंड्स, फिर प्राउस्ट, फिर यहां पर लोथरमेयर, छठा। मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण।
बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ का वर्गीकरण। अब मेंडलीफ भैया ने भी सोचा, कुछ लोचा, कुछ अपना नाम बनाया जाए यार, कुछ ऐसा काम किया जाए। प्राउस्ट का नाम हो गया, लेवोजीर का नाम हो गया, मेरा भी तो कुछ नाम हो। तो अब इनकी भी दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने कुछ नियम लिख डाला, और सबसे बढ़िया नियम लिख डाला अभी तक का, अभी तक का सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बाकियों से फेमस। इन्होंने कुछ बातें बताई और ये तो भविष्यवाणी करने वाले बन गए भैया। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें इन्होंने बताई, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताई। आइए वन बाय वन उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। हाँ, जैसे कि मेंडलीफ भैया ने बोला कि भैया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार, परमाणु भार, इन्होंने तत्वों को बढ़ते क्रम में तो जमाया, लेकिन परमाणु भार के, पहली बात इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? पहला क्वेश्चन, मेंडलीफ के वर्गीकरण का आधार माना जाता है परमाणु भार को। तो इनका वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? पेपर का लेवल इतना घटिया थोड़ी ना होएगा। परमाणु भार, अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं तो दूं ना इसको। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, ठीक है, ओके, बस पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी तो उस टाइम पर ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? कुछ, अच्छा वो तो अलग बात है, वो हम आगे लिख लेंगे। वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु भार। और जैसे ही इसने क्या किया, परमाणु तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया, तो इसने क्या देखा कि यार एक निश्चित समय के पश्चात गुण रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे हर 12 के बाद 12 बजती है, आपकी बजी होगी 12, ठीक है, एक निश्चित समय के पश्चात आपकी 12 बजती होगी, दिन में 2 बार, 3 बार, 1 बार या कभी कभी, ठीक है, ओके। मतलब पिटाई विटाई होती होगी ना घर पर, या घर पर बार बार मम्मी से डांट सुननी पड़ती होगी, पापा से डांट सुननी पड़ती होगी, भैया डांट देता होगा, दीदी डांट देती होगी, कुछ तो, या टीचर डांट देते होंगे आपको स्कूल में, ओके, होता है, सबके साथ होता है, हमने भी सुनी है बेटा, अभी भी सुनते हैं, सुननी भी चाहिए। हाँ, गलतियां जो करते हैं। तो वर्गीकरण का आधार परमाणु भार को माना गया, और इन्होंने क्या दिया? अपना एक आवर्त नियम दिया, आवर्त नियम दिया। और वो आवर्त नियम क्या होता है? मतलब पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ। इन्होंने अपना एक आवर्त नियम दिया, और आवर्त नियम में इन्होंने क्या बताया कि जब तत्वों को परमाणु, अच्छा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला इन्होंने? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार इसको लिखो, फिर मैं इस लाइन का मतलब समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, फलन होते हैं। देखो, अब यहां से हमें कुछ चीजें समझनी चाहिए। आवर्ती फलन का मतलब, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति से, एक निश्चित समय के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होना। जैसे कि मैं लिथियम से आगे भाग रहा था, सोडियम पे पहुंचा, तो यार जो गुण लिथियम दिखा रहा था वही गुण सोडियम दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक निश्चित समय के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होना, ये आवर्तीता कहलाता है, और आवर्ती वहीं से आया शब्द।
ये आवृत्ति वो नहीं है फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति है, वो आवृत्ति होता था, दोनों में अलग अलग अंतर है। ठीक है, ये इसके बारे में दो बातें। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं देख लो बच्चे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं थी, फिर इसने हमें क्या फायदा पहुंचाया, और इसमें भी कुछ कमियां थी क्या, वो भी देखेंगे। तो ये बातें हमने देख ली, अब आती है इसकी विशेषताएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी की विशेषताएं। देखो भाई साहब, मेंडलीफ वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। मेंडलीफ ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में वर्गीकृत किया। इससे पहले तो किसी ने सुरताल लगा दिए, किसी ने ग्राफ बना दिए, किसी ने बोल दिया कि हाइड्रोजन से बने होते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हो मतलब है। इन्होंने सही तरीके से उनको सारणीबद्ध करने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तत्व, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। समझ में आया? ओके, लिखना चाहोगे? लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को सारणीबद्ध किया। तत्वों को सारणीबद्ध मतलब टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सारणीबद्ध किया। सारणीबद्ध किया, पहली बात। दूसरी बात, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63। ध्यान रखना, तत्वों की संख्या 63। दूसरी बात, तीसरी बात, सारणीबद्ध में क्या थी? क्षैतिज पंक्तियां भी थी। क्षैतिज पंक्तियां, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया? अरे क्षैतिज पंक्तियों को हमने आवर्त बोला। आवर्त का मतलब पीरियड बोला। ठीक है, और कितने आवर्त मतलब क्षैतिज पंक्तियां आवर्त। हाँ, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त करना। ऐसे कितनी लाइन? टोटल 7 लाइन। क्षैतिज आवर्त कितने? टोटल 7। ध्यान रखेंगे। ओके, और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, क्षैतिज पंक्तियों के बाद ऊर्ध्वाधर स्तंभ, खड़े पिलर्स, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये कितने होते हैं बेटा? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को पहली बात तो क्या कहा गया? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को बोला वर्ग या समूह। वर्ग या समूह। समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप। टोटल कितने? एक बार देखते हैं तुमसे पूछ के। हाँ जी, हाँ या ना? वेरी गुड। टोटल 9, 18। मैंने बोला था तुमको नहीं आता, 9 है, 18। वाह रे वाह। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के 8, और ये तो 8 तो ये हो गए, प्लस में 0 ग्रुप, प्लस में 0 ग्रुप। टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 1 से लेकर के 8, फर्स्ट से लेकर के 8th, और एक खाली समूह छोड़ दिया था अक्रिय गैसों को बिठाने के लिए। टोटल 9 थे। टोटल 9 थे। विकास कुमार, ठीक है, ये चैप्टर सबको समझ में आएगा। ठीक है बाबू, एक जो ग्रुप में होते हैं एलिमेंट्स तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है ना? होती बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके परमाणु भारों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोस्टली प्रॉपर्टी सेम आती है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं सारी समान आएगी, सारी समान तो लिथियम का परमाणु भार अलग है, सोडियम का अलग है, पोटेशियम का अलग है, फ्लोर का अलग है, लेकिन उनमें कुछ कुछ गुण सेम ही आते हैं बाकियों की कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे कि मान ले रमेश सुरेश दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं,
लेकिन रमेश राइट हैंड से लिखता है, सुरेश लेफ्ट हैंड से लिखता है। रमेश के एक नाक छोटी है, एक नाक छोटी है, उसकी दूसरी नाक बड़ी है, दूसरे की नाक बड़ी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ अंतर उनके अंदर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ तो समानता रहेगी कि भैया रमेश भी इंसर से पढ़ता है, सुरेश भी इंसर से पढ़ता है, इसके फिजिक्स से, इसके फिजिक्स से, ये भी नीट की तैयारी कर रहा है, वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, इसके नंबर ज्यादा आते हैं, उसके कम नंबर आते हैं, हो सकता है। ठीक है, दोनों के सेम थोड़ी ना आएगी सारी चीजें, लेकिन कुछ तो समानता रहेगी भाई, अगर दोनों एक ही कक्षा में तो। ओके, आगे बढ़ो, ये हो गया। अब अगली बात, इतनी भी क्लियर हो गई कि भाई साहब टोटल 9 वर्ग थे, 9 वर्ग थे, वर्गों की संख्या या समूह की संख्या 9 थी, जिसमें से एक खाली था। अब अगली बात, 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा गया। हाँ या ना? फ्रॉम 1 to 7, फ्रॉम 1 to 7 ईच ग्रुप क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए और बी। हाँ या ना? जैसे कि मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। लेकिन स्कूल प्रशासन ने बोल दिया कि हम एक कक्षा में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं रखेंगे। अब एडमिशन तो 11वीं में 100 हो गए, तो क्यों ना इनके 2 अलग अलग सेक्शन कर दिए जाए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। तो ऐसे मेनली भैया ने करा कि 1 से लेकर के 8 तक के, 1 से लेकर के 7 तक के प्रत्येक वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इस तरीके से आगे। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि भाई किसको पहला बोला गया, किसको दूसरा बोला गया, तब तक दिमाग लगाओ। हो गया, ये इतनी बात इन्होंने बताई। अब आगे बढ़ते हैं, इतना काम सॉर्टेड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 8वें को अलग ही रखा। हाँ, अब आगे इसकी हमने विशेषताएं देख ली, फीचर्स देख लिए कि भैया इस फोन में ये फीचर है, तो मेनली क्या और सारणी में ये फीचर है। अब इसके फायदे क्या, ठीक है, इसके एडवांटेज, इसकी उपयोगिता, भैया क्या क्या इसकी एडवांटेज है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से क्या फायदा मिला? अरे अगर हम बच्चों को प्रार्थना सभा में एकदम सीधी पंक्तियों में खड़ा करते तो क्या उनको पहचान पाना आसान है। मान लो एक टीचर जिसका नया नया, मतलब जैसे कि मान लो कोई एक टीचर है और एक स्कूल है जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं, क्या एक टीचर के लिए ये संभव है कि वो हर एक बच्चे का नाम जान सके, याद रख सके? नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप जितने ही बच्चे हैं इस क्लास में, मेरे को सबके नाम पता नहीं पता है, जितनों के नाम पता है उनका भी नाम मैं अगले 10 मिनट बाद भूल जाऊंगा कि यार इसका नाम, किसका नाम था, ये नहीं पता है। तो अगर जब आपके स्कूल में अगर 1200 बच्चे हैं, 3000 4000 बच्चे हैं, तो एक टीचर के लिए जान पाना मुश्किल है कि भैया कौन सा बच्चा क्या है, वो कौन शक्ल से याद रह सकता है लेकिन उसका नाम पता नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। लेकिन टीचर तो लिमिटेड ही होते हैं, तो बच्चों के लिए तो उनके नाम याद करना आसान होता है। ओके, तो अगर उनको जैसे कि प्रार्थना सभा में लाइन वाइज खड़ा कर दिया जाए तो आसान है ना भैया, ये 11वीं के बच्चे वहां तक 11वीं के, ये 12वीं के, ये 10वीं के, ये 9वीं के, खत्म हो गया क्लासिफिकेशन। तो यार तत्वों के अध्ययन में आसानी हो गई, तत्वों के अध्ययन में आसानी, तत्वों के अध्ययन में आसानी हो गई। ठीक है, अरे ठीक है। ऐसे दूसरी बात, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। अब कैसे मिला कि भाई साहब मेनली भैया ने सोचा कि यार, उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि देख आज चल रहा है, जो भी उसका साल है आज चल रहा है, जैसे कि मान लो 2023, कल चल करके नए तरह के मोबाइल आएंगे। ठीक है, मैं पहले से बोलता हूं अगले साल इस तरह का मोबाइल आएगा। अभी ऐसे मोबाइल आते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, अगले कुछ टाइम बाद ऐसे मोबाइल आएंगे कि भैया आप ना फोन हाथ में लोगे, अंदर आपकी ये
आपकी हथेली भी दिखेगी और फोन भी आप चला रहे होंगे। ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी फोन आएंगे, ठीक है। आगे चलकर ना हवा में गाड़ियां चलेगी, ठीक है। ऐसे प्रतीक, ऐसे ही उसने कुछ भविष्यवाणी यहां कर दी और जो सटीक बैठ गई, काम हो गया भैया, नाम हो गया। नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। अब नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन, कौन कौन से तत्व थे? जैसे कि एक तत्व था बेटा जर्मेनियम, जी का मतलब जर्मेनियम। एक तत्व था बेटा गैलियम, GA गैलियम। जिनको पता है साइड में नाम न लिखे, डायरेक्ट GE लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक था स्कैंडियम, हाँ जी। एक था टेक्नीशियम, हाँ जी। तो जर्मेनियम उस समय पे ज्ञात नहीं था, लेकिन जर्मेनियम के जस्ट ऊपर वाला तत्व ज्ञात था भैया, सिलिकॉन है। तो इन्होंने क्या बोला? एका सिलिकॉन इस तत्व का नाम है। इस तत्व का नाम क्या है? एका सिलिकॉन है। इसका नाम एका एल्यूमिनियम है, GA एका एल्यूमिनियम। फिर एका बोरोन, फिर एका मैंगनीज। ऐसे इन्होंने माहौल बनाया, ऐसे इन्होंने माहौल बनाया। नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। सर कैसे प्रोत्साहन मिला, जरा हमको इसको याद करना सिखा दोगे? यहां पर एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, सीता। G मतलब गीता, सीता गीता से। दो बहनें सीता गीता, और तीसरा आदमी बोल रहा है उनके बारे में। देख, सीता गीता से अलग है। अल मतलब एल्यूमिनियम, ग मतलब गैलियम। सीता गीता से अलग है। और क्या है? BSc, BSc नहीं, MTech है। वही ट्रिक, सीता गीता से अलग है, BSc नहीं है, MTech है। एक BSc कर रही, दूसरी MTech कर रही, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सीता गीता भैया होते ना पंडित जी जो रिश्ते करवाते दूर के, नहीं सीता अलग है, बहन जी गीता अलग है। वो तो BSc कर रही है कि MTech कर रही है, तो सीता गीता से अलग है, BSc नहीं MTech है। समझ में आया? क्लियर हुआ? एका, एका संस्कृत का शब्द है बेटा जो उसने दिया। अब वो तो उससे पूछना पड़ेगा तूने एका ही क्यों लिखा, ठीक? ओके, अगली बात, थर्ड, तत्वों के परमाणु भारों में सुधार। तत्वों के अभी लूंगा बेटा, डाउट्स अभी लूंगा, डाउट्स अभी लूंगा। नाम कैसे रख दिया भैया? एका बोरोन है ना, तो BSc ने वो उसने रखा है भाई, उससे पूछेंगे। यार देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा जैसे कि हमारे एरिया में होता है, जैसे कि मैं रहता हूं कोटा वाले एरिया में, ठीक है, तो कोटा वाले एरिया में बच्चों को क्या बोला जाता है? काना, बाबू, ऐसे बोलते हैं। यूपी में पैदा होएगा तो बच्चों को क्या बोलते हैं? लल्ला, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर कहीं और जगह पैदा होएगा तो उसको अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया एका। आवर्ती का मतलब रिपीटिशन, ठीक है। ओके, छोटू, काना, लड़का हुआ तो काना, लड़की हुई तो परी, गोपी, ऐसे छोटे छोटे नाम रख देते उनके। बच्चा, बाबू, ठीक है, ऐसे नाम रख देते हैं। तो अपन उस हिसाब से नाम रख दिए। जर्मेनियम उस टाइम पर नहीं हुआ था, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ऐसे उसने नाम रख दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये कोई पॉइंट नहीं था डिस्कशन का। अगला, परमाणु भारों में सुधार। परमाणु भारों में सुधार, परमाणु भारों में सुधार। इसको खत्म कर लेते हैं ना यार, ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहता इसको यार, ठीक है, बहुत थ्योरी है। परमाणु भारों में सुधार। कुछ तत्वों के परमाणु भार गलत थे, इन्होंने बोला हम ठीक करेंगे उनको। क्योंकि बेटा परमाणु भार का एक सूत्र जानते हो आप, पता है आपको? परमाणु भार का एक सूत्र होता है तुल्यांकी भार।
अगर मुझे तत्व का परमाणु भार पता हो तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संयोजकता से भाग देना पड़ता है। तो अगर परमाणु भार ज्ञात करूंगा तो तुल्यांकी भार को संयोजकता से गुणा कर दूंगा। एन कारक पढ़ाया था मैंने आपको, संयोजकता से गुणा कर दो। परमाणु भार ज्ञात करने का सूत्र होता है तुल्यांकी भार बटे तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, ये होता है। इस सूत्र में मान पुट करेंगे, हमारे पास परमाणु भार आ जाएंगे। तो जरा देखो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया। ये इन्होंने अलग अलग अमेंडमेंट किए, संशोधन किए। जैसे कि देखो उदाहरण, बेरिलियम, तुल्यांकी भार तो मेजर कर लिया जाता है, वो तो फिक्स आएगा। तुल्यांकी भार होता है इसका बेटा कितना, तुल्यांकी भार होता है 4.5 ग्राम। ओके, ये तुल्यांकी भार है। पहले बेरिलियम की संयोजकता मानी जाती थी 3, संयोजकता मानी जाती थी 3, तो एटॉमिक वेट कितना आएगा, अरे बाबू एटॉमिक वेट कितना आएगा 4.5 गुणे 3, अरे बोलो 13.5 ग्राम। समझ में आया क्या, 13.5 ग्राम पहले आता था, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि बेरिलियम 4 नंबर पर आता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है ना, 1s2 2s2, तो इसका बाह्यतम कोष तो 2 है, तो बाह्यतम कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता तो 2 होनी चाहिए लल्ला। 3 कैसे मान रहे हो, पहले मानते थे, इन्होंने सुधार किया। तो बाद में करेक्शन करा, बाद में बेरिलियम की संयोजकता को बोला कि तू 2 रहे। बेरिलियम की संयोजकता कितनी करी इन्होंने, 2। अब सही आएगा, नो होता है जो हमें पता है, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक वेट 4.5 गुणे 2 बराबर 9, और आज हम जानते हैं 9 ही होता है बेरिलियम का, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने सुधार किया। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व थे, जैसे कि यूरेनियम, यू, बेरिलियम था ही सही, इंडियम था, प्लेटिनम था, गोल्ड था, इन तत्वों के इसने सुधार किए थे, ठीक है। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, इनके बारे में इसने सुधार किया था। हाँ जी, इनके बारे में इसने सुधार किया था। ये वो तत्व थे जिसके परमाणु भार में इन्होंने सुधार किया, ठीक है। ये हो गया, परमाणु भारों में सुधार कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये इसके बारे में कुछ हमने चीजों को समझ लिया। अब इसके बाद आता है इनके कमियां, ड्रॉबैक्स, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब पढ़ते हैं बेटा अपन जो मैंने बोला था, डाउट्स। हाँ जी, अब बेटा अब यहां पर आपके डाउट्स ले लेते हैं। सबके परमाणु भार बता दो डोब्रिनर में। बेटा डोब्रिनर में परमाणु भार वो क्वेश्चन में देगा, उसके लिए लोड मत ले, छुट्टी नहीं, पहले डाउट्स पूछ लेंगे। अब जिसको डाउट्स पूछने हो वो रुक सकता है, जिसको नहीं पूछना है वो जा सकता है। मास्टर जी प्लीज टेल मी व्हाट इज हेबर प्रक्रम। हेबर प्रक्रम बेटा अमोनिया के निर्माण का प्रक्रम, मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। कमियां भी पढ़ा दो सर, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लोथर मेयर कर्व में ये समझ में नहीं आया, स्थिति पोजीशन नहीं समझ में आया, चढ़ाई के मध्य बिंदु पर, बस इतनी सी ध्यान रखा। सर शादी कब करोगे, करेंगे करेंगे, ठीक है। सर टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, बेटा ये डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा टेस्ट में चैप्टर कौन कौन से आएंगे देखो ध्यान से भाई। टेस्ट इस संडे को है, उसका सिलेबस देख लो, टेस्ट का सिलेबस देख लो। टेस्ट ये संडे कितने तारीख का आ रहा है, आज है मंडे, ये संडे पड़ेगा तुम्हारे, ये संडे पड़ेगा तुम्हारा 24 को, नहीं 23 को, 23 को जुलाई, 23 जुलाई को आपका संडे है। तो देवियों सज्जनों आपको सूचित किया जाता है कि इसमें
तीसरा टेस्ट है ना ये आपका, तीसरा टेस्ट, थर्ड टेस्ट है। तो इस थर्ड टेस्ट में आपके आएगा एक तो विलियन वाला चैप्टर प्लस आपका परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, विलियन वाला चैप्टर और परमाणु की संरचना। ठीक है, बस ये दोनों, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं यार देने के लायक। फिर भी मैं देता हूं, इसमें इंक्लूड कर देता हूं। आवर्त, ये तो तुम्हारे नंबर बढ़ाएगा चैप्टर। ठीक है, आवर्त, ब्लॉक एवं वर्ग की पहचान तक, वर्ग की पहचान तक, जो कि हम कल पढ़ लेंगे, पहचान तक। ठीक है, एक बार देख लो, विलियन कंप्लीट आएगा, विलियन कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट आएगा और ये। ठीक है, आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो अनिल कुर्मी बेटा, अभी देख सबके कमेंट नहीं, यार तुम्हारे ये डाउट है यार, तुम टाइम वेस्ट करवा रहे हो। प्लीज आप सीरियसली देखो, समूह 18 होते हैं सर बेटा, वो मोजलेके में होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सर, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे समान हो सकती है? यार आइसोटोप की अगर मैं बात करूं, देखो H2O और D2O, ये है H2O, ये है D2O। आपको मैं ऑर्गेनिक में ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं लिखवाऊंगा जहां पर H2O की जगह मैं D2O लूंगा, वो सेम अभिक्रिया देता है बेटा। तो जो इस बात को बताता है कि इनकी अभिक्रियाएं समान भी हो सकती है। हाँ, इसके होने की दर ज्यादा होगी, इसके होने की दर स्लो होगी। क्यों? ये भारी है और ये हल्का है, बस। ठीक है, ओके। तो आगे सर स्कॉलरशिप के 5 विनर का क्या होता है? उनको कोर्स मिलेगा बेटा लास्ट तक। सर एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? अभी नहीं पढ़ना है। अपभ्रंश कक्षक, अपभ्रंश कक्षक, समभ्रंश होता है ना वो, समभ्रंश, श्रमभ्रंश, जिनकी ऊर्जा समान होती है, भी आगे काम आएगा तुम्हारे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी संपूर्ण, यार देखो ध्यान से बेटा, पहले हमारे पास फ्री क्लासेस थी तो हम आपको ये कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखो एनसीईआरटी संपूर्ण में आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें तो ज्यादा बेटर है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक तरह का शॉर्ट नोट्स ही है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से, और शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है? फॉर्मूले लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। बहुत तो मेरे वो शॉर्ट नोट्स खोल के देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, फॉर्मूले देखने, फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको उसमें लगता हो उनको आपको उसमें लिखने हैं, बस यही है आपका वो काम, बस और कुछ नहीं है। बहुत तो खोल के भी नहीं देखा होगा उसको, या देखा होगा ना, अरे हाँ बस सर ने भेज दिया ना, बस उसके बाद देखते नहीं है। ओके, हाँ जी सर। ऑर्गेनिक चालू हो, इनऑर्गेनिक चालू है, विनर्स का अनाउंसमेंट कब होगा? भाई हो गए तुम्हारे डाउट, बस अब रहने दो। देख लिया तुमने कौन से डाउट पूछे, आगे बढ़ते हैं। परमाणु भार में सुधार हुआ। फिर उसके बाद टेस्ट का सिलेबस बता दिया, नोट्स बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। ओके, कुछ देर तक मैंने बात करी, लेकिन मुझे एक भी चीज ऐसी लगी जो थोड़ा सा लगता है कि तुम्हें पूछने लायक थी। तुमने कुछ क्वेश्चन पूछे हो मेरे से, नहीं पूछे, जनरल बात बता दी। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट का सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डाल लो, इसके दोष मतलब इंसान कितना ही बढ़िया काम कर दे, कुछ तो कमियां लोग उसमें निकाल ही देते हैं। हाँ या ना? इंसान कितना ही बढ़िया काम कर दे, लोग कमियां तो निकालेंगे। भैया हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, हम आपको टोके तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। समझ में आया कि नहीं, इधर नहीं, इधर देख, इधर टेढ़ा चलता है आदमी, तो फिर उसको सीधा चलवाए। ठीक है, ओके। देख कैसे कपड़े पहनता है, फिर अगले दिन से वो आदमी बढ़िया कपड़े पहनने लगता है। देख ऐसे उठ के आ जाता है, बाल ऐसे वैसे हो रहे, फिर बाल ढंग के बना के आता है, 4 लोग अच्छा बोले। ठीक, तो दोष। अब इसमें भी कुछ कमियां रह गई, अब ये रह गई, अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अब एक बार मार्केट में पब्लिक हो गई चीजें, तब वो रह गई। ठीक, ओके। अब यार यहां पर दोष, हाइड्रोजन पहले क्षार धातुओं के साथ भी गुणों में समानता दर्शाता है,
और हेलोजनों के साथ भी गुणों में समानता दर्शाता है। ये उसकी पोजीशन को बता नहीं पाया कि इसको यहां रखे कि यहां रखे, दोनों जगहों पे रख दिया। एक तत्व दो जगह क्या करेगा, नहीं कर सकता ना भाई। आदमी है कि आप दो लोगों की सीटों पे क्यों बैठ रहे हो, एक जने पे बैठो ना, नहीं पैर यहां रखूंगा हाथ वहां रखूंगा मैं, तो ऐसा थोड़ी चलता है, एक सीट एक पर आदमी के लिए। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन, हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाया, हाइड्रोजन आवारा तत्व है, ठीक है। दूसरा समस्थानिकों की स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। भैया मेनली भैया इधर आओ, हाँ जी, आपने वर्गीकरण का आधार किसको माना था, परमाणु भार को। अच्छा, तो हमें क्या बुराई थी, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते, परमाणु भार अलग अलग, हमें हमारा हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। प्रोटियम बोला कि तुमने प्रोटियम को ही क्यों रखा, प्रोटियम होता है 1H1, तुमने हमारे भाई प्रोटियम को रख लिया। ड्यूटेरियम नीचे रो रहा है, उलेटे मारा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम 1H2, हमारे भाई ड्यूटेरियम को क्यों नहीं लिया तुमने। और हमारे भाई ट्राइट्रियम ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, कि अगर तुम हमें रख रहे हो हाइड्रोजन का परमाणु भार एक वाला रख रहे हो, तो 2 और 3 वाला भी तो रखो, इनका भी तो परमाणु भार अलग अलग है, हाँ या ना, लेकिन नहीं रखा। समस्थानिकों की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया। ये अलग अलग समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो आपको इनको रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद मार्केट में चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हो कि यार हमने तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा है, हमने तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा है, और देखो आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। ऐसा काम करोगे यार, ऐसे चलाओगे सरकार, नहीं बन पाया, ठीक है, स्थिति नहीं बता पाया। अगला तीसरी बात, सबको बोल दिया हमने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया है। देखो परमाणु भारों का असंगत युग्म, परमाणु भारों का असंगत, एनोमलस बिहेवियर ऑफ एटॉमिक वेट, परमाणु भारों का असंगत युग्म। जैसे कि इन्होंने ऑर्गन को पहले लिखा, पोटेशियम को बाद में रखा। क्यों रखा, ऑर्गन तो भारी होता है, पोटेशियम हल्का होता है। वास्तविकता तो ये है, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था ना आपके अनुसार, आपने इसको पहले रखा इसको बाद में रखा, क्यों, पूछता है भारत। इसी तरीके से टेल्यूरियम और आयोडीन में भी तुमने ऐसे ही करा, ये भारी होता है 27.5 होता है, ये होता है 27, भैया तू पहले आता ये बाद में आता, तू हल्का ये भारी है, कैसे नहीं बता पाया, ठीक है, ओके। असमान गुणों वालों को एक में ही रख दिया। यार कक्षा 10वीं के साथ कक्षा 10वीं के बच्चे बैठेंगे ना, 8वीं के 6ठी के बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे, तत्वों का असमान, तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। असमान गुणों वाले, असमान गुणों वाले तत्व तो सारे असमान होते हैं, असमान गुणों वाले ऐसे लिखना बेटा, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। जैसे कि पहली क्लास कक्षा 1 में सेक्शन ए रखा इसने और सेक्शन बी भी रखा। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों एक कक्षा 1 के ही तो हिस्से है ना, एक में या तो लड़कों को रख दो, एक में लड़कियों को रख दो, एक में स्टार्टिंग वाले एडमिशन वालों को रख दो, फिर बाद में 50 एडमिशन वालों को रख दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब भाई ये करते हैं अपन, सेक्शन बनाते हैं, दोनों में सेम ही ग्रुप वाले होते हैं ना, बस जो पहले आ गए उनको ये मिल जाएगा, आप बाद में आए भैया आपको ये मिलेगा, हमारे ये कमरा भर गया आप उस कमरे में जाओ। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें इन्होंने रखा लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, ऐसी धातुओं को, जो कि अभी देखना। और इधर यहां पर कौन, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, ये बहुत सक्रिय धातुएं होती।
अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं, और ये कम सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु है। आपसे पूछ ले सिक्का धातुएं किसे कहा जाता है? तांबा, चांदी, सोना, इनको कहा जाता है क्योंकि इनके सिक्के बनते हैं। तांबे के सिक्के सिक्का धातुएं, चांदी के सिक्के सिक्का धातुएं, सोने के सिक्के, लाते ना चांदी के सिक्के, घरों में होते ना, सबके घरों में चांदी के सिक्के, किसी घर में सोने के सिक्के। सर हमारा जो पुराना महल था ना, पुराना महल क्या, पुराना घर था ना, उसके जब हमने खुदाई करी ना, उसमें स्वर्ण ही स्वर्ण, उसमें ना घड़ा निकला, एक चांदी का, एक सोने का निकला, उसे पंचम, बढ़िया बढ़िया, फिर हमने गायब कर दिया फिर उसको एकदम, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो किसी निकलता ना बेटा खजाना हो जाना, तो सिक्का धातु है, वो किससे बना होता है? सोना चांदी, इनसे ही बना होता है। अब जरा देखो ध्यान से, ये ज्यादा सक्रिय, वो बहुत कम सक्रिय। आपने चेन बनवाई सोने की, ठीक है, आपने चेन बनवाई सोने की, और सोने की चेन पहन करके बढ़िया से एकदम माहौल बना रहे, सिस्टम हैंग कर रखा है भैया, जिधर जा रहे हो जिधर एकदम सोने की 25 तोला 25 तोला ऐसे बोल रहे हो, दिखाओगे भैया सोना है, महंगा है, और आपको कितना ही पसीना आ रहा हो, आपको ये एलर्जी भी नहीं देता है। वरना गले में अगर आप नकली पहनोगे तो कहीं ना कहीं गले में प्रॉब्लम देता है, इरिटेशन होने लगती है। वहीं पर आपने सोना, आपने माला तो बनवाई, लेकिन सोने की जगह सोडियम की बनवा ली, सोडियम की माला गले में पहन रखी है आपने। अब जैसे आया पसीना, सोडियम तो बहुत सक्रिय है, सोडियम ने पसीने मतलब पानी के साथ क्रिया कर ली, और पानी के साथ क्रिया कर ली तो भैया धुआं धुआं हो गए, ठीक है। कि पता चला जिसने माला पहनी वो आदमी नहीं रहा, क्योंकि सोडियम तो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, तो वहां पे रिएक्शन होगी, तो उष्मा निकलेगी, उस उष्मा से पता चला उस आदमी का गला ही सड़ जाए, मरमरा जाए। तो एक इतनी सक्रिय धातुएं और इतनी कम सक्रिय धातुओं को आप एक वर्ग में कैसे रख सकते हो? नेशन वॉन्ट्स टू नो, पूछता है भारत, कैसे रख सकते हो आप? कोई जवाब नहीं था, गलती हो गई, ठीक है। अरे गलतियां तो 4-5 कर दी तुमने, ठीक है, बहुत ज्यादा गलतियां कर दी, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा काम इन्होंने करा, इसलिए इसकी वैल्यू भी ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। तो बेटा जी ये वाली बातें हैं, तो बात ऐसी है, घर जैसी है, इन्होंने ये बातें बताई और माहौल बनाया, ठीक, ओके। छुट्टी कर दीजिए, बिल्कुल छुट्टी कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम हो गया, बिल्कुल टाइम हो गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोजले का वर्गीकरण, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम देख लो ना, दिखता है ना घड़ी है यहाँ पे, 7:23 हो गए। सेकंड में भी बताऊं? हाँ जी, फिजिक्स का क्लास बोहर सिद्धांत के अनुसार, हाँ ये मैंने पूछा ना बेटा, हेलो 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 बेटा, यार आपका वो कमेंट गायब हो चुका है, आपका कमेंट गायब हो चुका है, आपका कमेंट गायब हो चुका है बेटा जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो नीचे चला गया, ओके। हाँ जी, तो इसी के साथ बेटा इस क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी चीजों को क्लियर अब पूछ रहे हो बेटा अंशुपाल, जब तुम्हारी क्लास में छोड़ रहा हूं, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें ना आपको ये जब मैं बोलूंगा तब उस टाइम पे सेंड कर देना है, ठीक है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू बेटा।